अब बात कर लेते हैं उस पिछले सप्ताह की सबसे चर्चित स्टोरी नीट छात्रा को लेकर। दरअसल पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की मौत की कहानी रेप, हत्या या आत्महत्या की गुत्थी बनकर उलझ गई है। शुरुआती जांच में पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया। नींद की गोलियां ज्यादा लेने और टाइफाइड होने के कारण मौत बताया गया, लेकिन काफी छानबीन और हंगामा होने के बाद अब राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए सीबीआई को सौंप दिया है। दरअसल मामले में नीट छात्रा के अंडरगारमेंट्स में मेल स्पर्म मिलने की पुष्टि के बाद बलात्कार की आशंका बढ़ गई। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक नीट छात्रा के कपड़ों पर मेल स्पर्म के सबूत मिले जो किसी और के हैं। अब वो कौन है उसी का पता लगाने के लिए पटना पुलिस ने सबसे पहले 6 लड़कों का डीएनए सैंपल लिया। पुलिस के अनुसार ये सभी लड़के हॉस्टल के अंदर भी गए थे। सवाल उठता है कि गर्ल्स हॉस्टल के अंदर लड़कों को प्रवेश मिला कैसे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने हॉस्टल के स्टाफ से पूछताछ की, जिसमें स्टाफ ने इन 6 लड़कों की पहचान की। इसके अलावा 5 जनवरी को पुलिस ने इन लड़कों की लोकेशन, कॉल डिटेल्स भी खंगाला जो हॉस्टल के आसपास ही मिला है। फिलहाल केवल इनके डीएनए सैंपल लिए गए, इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है और उनकी पहचान भी गुप्त रखी गई। इन 6 लड़कों के अलावा शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक मनीष रंजन का भी डीएनए सैंपल लिया गया। मनीष रंजन को नीट छात्र की मौत मामले में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और उनके सैंपल लेने के लिए एफएसएल टीम बेउर जेल गई थी। इसके अलावा छात्रा के परिवार के 5 सदस्य जिसमें मां, पिता, भाई और 2 मामा की भी डीएनए सैंपल लिए गए। ये सैंपल इसलिए लिए गए ताकि छात्रा की डीएनए की सही पहचान की जा सके और जांच में स्पष्टता आए। इस प्रकार कुल 7 मुख्य लोगों के डीएनए सैंपल जांच के लिए लिए गए हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर सीआईडी ने जांच को कई संभावित दिशाओं में बांटते हुए एसआईटी को 59 पॉइंट्स की खास गाइडलाइन सौंपी है। इस मामले में कई एंगल से तफ्तीश की जा रही है, जैसे कि क्या छात्रा को हॉस्टल में ही नशे की गोलियां खिलाई गई थी, आखिर 17 घंटे का सीसीटीवी फुटेज कहां छिपा है। बता दें, इस मामले को तुल पकड़ने के बाद सीआईडी की टीम ने एसआईटी के साथ हॉस्टल जाकर जांच की, जिसके बाद एसआईटी को खास गाइडलाइन दी गई है। सीआईडी ने पटना पुलिस और एसआईटी की जांच पर गंभीर सवाल उठाते हुए 59 बिंदुओं की एक गाइडलाइन जारी की। पुलिस मुख्यालय के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक इन निर्देशों में जांच को कई संभावित दिशाओं में आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। खास तौर पर हॉस्टल, परिवार, जहानाबाद से जुड़े दोस्तों और डिजिटल सबूतों को लेकर कई अहम आशंकाएं जताई गई है। जांच का मुख्य फोकस 5 जनवरी की रात 9:30 बजे से लेकर 6 जनवरी की दोपहर 2 बजे के बीच का समय है, क्योंकि इसी दौरान हॉस्टल में गतिविधियां सबसे अधिक संदिग्ध मानी जा रही है। एफएसएल रिपोर्ट में छात्रा के कपड़ों पर मिले स्पर्म की उम्र 18 से 21 वर्ष के युवक से मेल खाने की भी बात सामने आई। इसी आधार पर अब जांच का दायरा सिमटकर 4 से 5 ऐसे कम उम्र के लड़कों तक पहुंच गया जिनका हॉस्टल या फिर छात्रा से सीधा संपर्क रहा है, जिन्हें सबसे अधिक संदिग्ध माना जा रहा है। सीआईडी की गाइडलाइन इस आशंका पर भी केंद्रित है कि छात्रा को हॉस्टल में एंटी डिप्रेशन सेडेटिव दवाई भी दी गई। कमरे से 3 खाली दवा स्ट्रिप मिलने हैं, लेकिन पुलिस को केवल एक स्ट्रिप सौंपे जाने से संदेह और गहरा गया है। इस पूरे मामले में अब हॉस्टल के कमरे के बाहर सीसीटीवी कैमरा ना होना, दरवाजा तोड़ने से पहले किसी प्रशासनिक अधिकारी की मौजूदगी ना होना और हॉस्टल मालिक की गिरफ्तारी के बावजूद अन्य जिम्मेदार लोगों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहा है। एक महत्वपूर्ण सवाल इस मामले में यह भी है कि अब सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जब आपके पास पुलिस सिस्टम है, आप सुशासन का दावा करते हैं, इसके बावजूद क्या एक रेप और हत्या के मामले की जांच बिहार पुलिस नहीं कर सकती है। सवाल यह भी है कि क्या पुलिस और अस्पताल ने जल्दबाजी में इस मामले में निष्कर्ष निकालकर सबूतों के साथ लापरवाही की। इतने दिनों से एसआईटी की जांच रिपोर्ट क्या नाकाम रही है, यह भी एक बड़ा सवाल है। और आखिरी में सवाल यही है कि किसकी मांग पर सीबीआई जांच की अनुशंसा की गई है।